आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, 1947 के लॉस एंजल्स। हाँ, वो दौर हॉलीवुड का सुनहरा दौर कहते हैं, पर पर्दे के पीछे कई गहरे राज भी थे। बिल्कुल। और उसी दौर में एक सर्द सुबह शहर में कुछ ऐसा मिला जिसने न सिर्फ सनसनी फैला दी, बल्कि आज तक मतलब इतने सालों बाद भी एक अनसुलझी पहेली है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के शायद सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक की, एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या की, जिन्हें दुनिया ब्लैक डहेलिया के नाम से ज्यादा जानती है। हाँ, ब्लैक डहेलिया, 1947 का ये मामला। इस पर अनगिनत कहानियां बनी, फिल्में बनी, लेकिन सच क्या है वो आज तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तथ्य क्या है, FBI कैसे शामिल हुई, और वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी कायम हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ये मामला शायद क्यों कभी सुलझेगा ही नहीं। हाँ, और हमारी ये बातचीत FBI की जो कोल्ड केस फाइल्स हैं या उस वक्त के जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उन पर आधारित होगी। और सोचते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक जवान लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या हुई और वो राज इतने दशकों तक कैसे दबा रह गया। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, उस सुबह से जब ये सब सामने आया। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजल्स का लेमर्ट पार्क इलाका। हाँ, वहाँ एक माँ अपने बच्चे के साथ टहल रही थी, सुबह का वक्त था। और तभी उनकी नजर एक खाली प्लॉट पर पड़ी, किसी चीज पर पड़ी, दूर से देखने पर। उन्हें लगा कोई पुतला होगा, जैसे दुकानों के बाहर रखते हैं, वैसा कोई टूटा हुआ मैनेकिन। हाँ बिल्कुल। वो थोड़ा पास गईं और जो देखा वो भयानक था। वो कोई पुतला नहीं था। नहीं, वो एक युवती का नग्न शरीर था, कमर से बिल्कुल सफाई से 2 हिस्सों में कटा हुआ। और शरीर को वहाँ अजीब तरह से रखा गया था, जैसे किसी ने सजाया हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे अजीब बात जो थी, खून। हाँ, खून का एक निशान तक नहीं था वहाँ। उस खाली प्लॉट में शरीर के आसपास कहीं भी खून नहीं था। जिसका मतलब साफ था, बिल्कुल साफ, कि हत्या कहीं और की गई थी। शरीर को शायद बहुत ध्यान से धोया गया था और फिर पूरी योजना के साथ वहां लाकर रखा गया था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक तरह का प्रदर्शन था, कोई संदेश देने की कोशिश। हाँ, जल्दी पहचान भी हो गई। वो 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट थी, मैसाचुसेट्स से आई थी, हॉलीवुड में अभिनेत्री बनने का सपना लेकर। और फिर मीडिया ने उन्हें नाम दिया ब्लैक डहालिया। हाँ, कहते हैं कुछ तो इसलिए कि वो अक्सर गहरे रंग के, शायद काले कपड़े पहनती थी, उनके बाल भी काले थे। और कुछ उसी वक्त एक फिल्म आई थी, द ब्लू डहालिया। सही, द ब्लू डहालिया। तो शायद उससे मिलता जुलता नाम मीडिया ने उछाल दिया और वो नाम ऐसा चिपका के एलिजाबेथ शॉर्ट की जो असल पहचान थी वो कहीं पीछे छूट गई। तो जाहिर है लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी LAPD ने जांच शुरू की, लेकिन मामला इतना भयानक और उलझा हुआ था कि उन्होंने फौरन FBI से मदद मांगी। अच्छा, तो FBI शुरू से ही शामिल हो गई थी। उनका पहला काम क्या था इसमें? देखिए, FBI का पहला और शायद सबसे अहम योगदान था पहचान की पुष्टि करना, और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत तेजी से हुआ। कैसे? LAPD को घटनास्थल से कुछ धुंधले से फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उन्होंने वो FBI को भेजे। एक नई तकनीक थी तब, साउंड फोटो, उससे। साउंड फोटो, अच्छा। हाँ, और FBI के पास जो रिकॉर्ड्स थे उनकी वजह से करीब 56 मिनट में ही कंफर्म हो गया कि ये एलिजाबेथ शॉर्ट ही हैं। 56 मिनट, ये तो वाकई तेज है। लेकिन FBI के पास एलिजाबेथ के फिंगरप्रिंट्स पहले से थे, ये कैसे? हाँ, ये भी उनकी कहानी का एक हिस्सा है। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उन्होंने कैलिफोर्निया में आर्मी के कैंप कुक में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और फिर उसी साल उन्हें सेंटा बार्बरा में कम उम्र में शराब पीने के आरोप में पकड़ा भी गया था। काम आएंगे। ये तो वाकई उनकी जिंदगी का एक दुखद पहलू है जो इस तरह जांच से जुड़ गया। पहचान के अलावा FBI और क्या कर रही थी इस केस में? देखिए, FBI की पहुंच पूरे देश में थी, तो उन्होंने संभावित संदिग्धों के रिकॉर्ड्स खंगाले देश भर में। LAPD की मदद की कई लोगों से पूछताछ करने में। और कोई शुरुआती थ्योरी, मतलब किस दिशा में जांच जा रही थी? एक थ्योरी जो बहुत जल्दी सामने आई वो शरीर को काटने के तरीके से जुड़ी थी। हाँ, आपने बताया बिल्कुल सफाई से काटा गया था। बिल्कुल, इतनी सटीकता से, इतनी सफाई से कि जांचकर्ताओं को लगा कि कातिल को शायद इंसानी शरीर की बनावट, मतलब एनाटॉमी या सर्जरी का कोई ज्ञान हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल स्टूडेंट या कसाई, या ऐसा कोई जिसे विच्छेदन यानी डिसेक्शन की ट्रेनिंग मिली हो। शक उस तरफ भी गया
क्योंकि ये सिर्फ वहशीपन नहीं था, इसमें एक अजीब किस्म की कुशलता भी थी। उफ, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी, FBI की मदद के बाद भी मामला सुलझने के बजाय उलझता ही गया। हाँ, यहीं से असली मुश्किलें शुरू हुई। जवाब मिलने की जगह सवाल बढ़ते गए। जैसे वो सबसे बड़ा सवाल, खून क्यों नहीं था घटनास्थल पर? अगर हत्या कहीं और हुई तो कहाँ, कैसे लाया गया शरीर वहां तक? ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। ये दिखाता है कि कातिल के पास न सिर्फ हत्या करने का मौका था, बल्कि उसके बाद शरीर को कहीं रखने, उसे साफ करने और फिर उसे पब्लिक जगह पर लाने का मतलब समय भी था, साधन भी थे और शायद कोई सुरक्षित जगह भी थी। ये सब कुछ बहुत सोचा समझा लगता है। और कातिल की मानसिकता, कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, आपने कहा कट की सटीकता किसी माहिर हाथ का काम लगता है। हाँ, सर्जन, कसाई या कोई और जिसे इस काम का इल्म हो। ये क्रूरता और ठंडे दिमाग का एक बहुत ही परेशान करने वाला मेल है। और फिर एक और कड़ी थी ना, वो कोई गुमनाम चिट्ठी या पैकेट। हाँ बिल्कुल, हत्या के कुछ दिन बाद मीडिया और पुलिस को एक पैकेट मिला। अजीब बात यह थी कि इसमें एलिजाबेथ शॉर्ट का कुछ सामान था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ कार्ड्स, तस्वीरें और एक एड्रेस बुक भी थी शायद, जिसका पन्ना फटा हुआ था। सही कहा, एड्रेस बुक जिसका एक पन्ना गायब था और पूरे पैकेट को गैसोलीन से साफ किया गया था, शायद फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ धुंधले निशान रह गए थे। क्या FBI उन निशानों का कुछ कर पाई? कोई मैच मिला? FBI ने अपने सारे रिकॉर्ड्स छान मारे, लेकिन नहीं, कोई मैच नहीं मिला। और आज तक ये पक्का नहीं है कि वो पैकेट सच में कातिल ने ही भेजा था या ये किसी की कोई भयानक शरारत थी जांच को भटकाने के लिए। और फिर शरीर को जैसे रखा गया था, नग्न, साफ, 2 हिस्सों में, एक खास पोज में, ये सिर्फ लाश ठिकाने लगाना नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो प्रस्तुति, वो प्रेजेंटेशन, वो अपने आप में एक संदेश था। शायद सदमा पहुंचाना चाहता था कातिल, या ध्यान खींचना चाहता था। हो सकता है, या शायद ही उसका कोई अजीब किस्म का अनुष्ठान था। वजह चाहे जो भी हो, ये साफ था कि ये कोई आम हत्या नहीं थी। तो इतने सारे अनसुलझे सवाल, इतने अंधेरे कोने। समझ आता है कि FBI ने बाद में अपनी फाइलों में क्यों लिखा होगा कि हत्यारा कभी नहीं मिला और शायद अब मिलेगा भी नहीं। हाँ, ये बहुत निराशाजनक लगता है, पर शायद हकीकत के करीब भी। लेकिन इस सारे रहस्य और भयावहता के बीच हमें ये याद रखना जरूरी है कि ब्लैक डालिया सिर्फ एक केस नहीं है, वो एक इंसान थी, एलिजाबेथ शॉर्ट। बिल्कुल, ये बात अक्सर ऐसे सनसनीखेज मामलों में कहीं खो जाती है। एलिजाबेथ वो सिर्फ 22 साल की थी जब उनकी मौत हुई। मैसाचुसेट्स से आई थी सपने लेकर, हॉलीवुड में हीरोइन बनना था। उस जमाने में उनकी तरह हजारों नौजवान लड़के लड़कियां यही सपना लेकर लॉस एंजल्स आते थे। हाँ, और हमें उनके बारे में जो थोड़ा बहुत पता है, जैसे आर्मी कैंप में नौकरी के लिए अप्लाई करना या वो शराब पीने के आरोप में गिरफ्तारी। हाँ, वो एक आम लड़की की कहानी लगती है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी अपनी उम्मीदें थीं, शायद कुछ ठोकरें भी खाईं। वो कोई रहस्य नहीं थी, वो एक जीती जागती इंसान थी। बिल्कुल, अपनी कमजोरियां और अपनी मुश्किलों के साथ। और यही बात इस पूरी कहानी को और ज्यादा दुखद बना देती है। एक जिंदगी जो बस शुरू ही हो रही थी, उसका अंत इतना भयानक हुआ। और फिर उसकी पहचान हमेशा के लिए एक क्रूर, अनसुलझे अपराध से जुड़ गई। उसकी असल शख्सियत उस नाम के पीछे कहीं दब गई। सही कहा। तो फिर सवाल वहीं आता है, इतनी बड़ी जांच हुई, FBI शामिल थी, मीडिया का इतना हल्ला था, तो चूक कहाँ हुई? ये केस अनसुलझा क्यों रह गया? देखिए, इसकी कई वजह हैं और वो सब मिलकर उस जमाने की चुनौतियों को दिखाती हैं। सबसे पहली बात तो 1947 की फोरेंसिक तकनीक। हाँ, आज के मुकाबले तो कुछ भी नहीं रही होगी। बिल्कुल, आज हम DNA, डिजिटल फिंगरप्रिंट डेटाबेस, साइबर फोरेंसिक्स की बात करते हैं। उस वक्त ये सब साइंस फिक्शन जैसा था। फिंगरप्रिंट मैचिंग भी हाथ से होती थी, बहुत धीमी। और सबूत इकट्ठा करने के तरीके भी शायद उतने अच्छे नहीं थे। हाँ, संभव है कि क्राइम सीन से या बाद में सबूत सहेजने में गलतियां हुई हों, या वक्त के साथ सबूत खराब हो गए हों, खो गए हों। खासकर जब मामला इतना मीडियाटाइज्ड हो जाए तो घटनास्थल पर भी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। और झूठे कबूलनामे, सुना है बहुत लोगों ने कहा था कि उन्होंने कत्ल किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दर्जनों लोगों ने झूठे इकरारनामे किए। सैकड़ों लोगों ने कहा कि उन्होंने एलिजाबेथ को मौत से ठीक पहले देखा था। अनगिनत संदिग्धों के नाम सामने आए, जांच हुई, फिर वो खारिज हो गए। तो इतने शोर में असली सुराग दब गया होगा। बहुत मुमकिन है। इस पूरे हंगामे में अगर कोई काम की जानकारी थी भी
तो शायद उस तक पहुंचना मुश्किल हो गया। और इसमें मीडिया का रोल? ब्लैक डाहलिया नाम तो उन्होंने ही दिया था ना? हाँ, मीडिया ने इस कहानी को खूब भुनाया। उन्होंने तथ्यों में अटकलें मिला दी, अफवाहों को हवा दी, मामले को और सनसनीखेज बनाया, जिससे शायद पुलिस पर दबाव तो बढ़ा, पर जांच में मदद मिली या बाधा पहुंची? शायद बाधा ही ज्यादा पहुंची। ये वो दौर था जब शायद अपराध की कवरेज सच्चाई से ज्यादा बिक्री पर फोकस होने लगी थी। और आखिर में वक्त। हाँ, वक्त खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे साल बीते, गवाह या तो गुजर गए या उनकी यादें धुंधली पड़ गई। जांच करने वाले अफसर भी रिटायर हो गए होंगे या नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, उनके साथ वो छोटी छोटी जानकारियां भी चली गई होंगी जो शायद कहीं दर्ज नहीं थी। भौतिक सबूत भी अगर बचे हों तो इतने सालों बाद उनका कुछ मतलब निकालना मुश्किल हो जाता है। हर गुजरता साल सच्चाई को और दूर ले जाता है। तो भले ही सच्चाई कभी सामने नहीं आई, पर ब्लैक डाहलिया एक कहानी बन गई, अमेरिकी कल्चर का हिस्सा बन गई। हाँ, एक मिथक बन गई है। अनगिनत किताबें, फिल्में, टीवी शोज, ये मामला बार बार सामने आता है। ये हॉलीवुड के उस अंधेरे पहलू का प्रतीक बन गया है जो चमक दमक के पीछे छिपा है। सपनों के शहर का डरावना सपना। ब्लैक डाहलिया नाम में ही कुछ है, रहस्यमयी, फिल्मी और डरावना। हाँ, और ये कहानी एक चेतावनी की तरह भी है। महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और कैसे शोहरत की तलाश कभी-कभी बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है। एक लड़की जो सपने लेकर बड़े शहर आई और एक भयानक रहस्य में खो गई। ये कहानी शायद इसलिए भी लोगों को खींचती है क्योंकि ये हमारे अपने डर, अपनी उम्मीदों को कहीं ना कहीं छूती है। सही कहा, समाज के अंधेरे कोनों को दिखाती है। तो आखिरी सवाल, क्या आज इतने सालों बाद आधुनिक तकनीक से ये गुत्थी सुलझ सकती है? क्या कोई उम्मीद है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, कुछ संभावनाएं हमेशा होती हैं। जैसे अगर उस वक्त इकट्ठा किए गए सबूतों में से कोई बाल या त्वचा का हिस्सा आज भी सुरक्षित हो तो डीएनए टेस्टिंग हो सकती है। हाँ, डीएनए शायद कुछ बता पाए। या अगर वो खत या लिफाफे अब भी मौजूद हों तो शायद आज की फिंगरप्रिंट तकनीक उन धुंधले निशानों से कुछ निकाल पाए। लेकिन असलियत में ये कितना मुमकिन है? असलियत में बाधाएं बहुत हैं। क्या वो सबूत इतने सालों तक सही सलामत रखे गए होंगे? क्या पुराना डीएनए विश्लेषण के लायक होगा? क्या उन निशानों का किसी ऐसे व्यक्ति से मिलान हो पाएगा जिसका रिकॉर्ड हो और जो शायद अब जिंदा भी ना हो? गवाह तो होंगे नहीं। गवाह लगभग नहीं होंगे, जगहें पूरी तरह बदल चुकी होंगी। तो हाँ, तकनीकी रूप से एक बहुत छोटी सी संभावना है, पर व्यवहारिक रूप से ये बहुत बहुत मुश्किल है। कोई गारंटी नहीं है। तो इस पूरी कहानी से, इस अनसुलझे रहस्य से हम क्या लेके जा सकते हैं? एक तो शायद फोरेंसिक साइंस की अहमियत और उसकी सीमाएं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो कमाल कर सकती है, पर तभी जब उसे सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिले और सबूत सुरक्षित हो। दूसरी बात शायद मीडिया का असर। वो कैसे किसी कहानी को बनाता है, बिगाड़ता है और सच पर हावी हो सकता है। सही, कहानी कैसे कही जाती है ये बहुत मायने रखता है। और शायद सबसे जरूरी बात कि कैसे एक इंसान की जिंदगी, उसके सपने, उसकी मौत एक किंवदंती बन सकते हैं। एक ऐसा प्रतीक जो कभी-कभी उस इंसान पर ही भारी पड़ जाता है। एलिजाबेथ शॉर्ट एक व्यक्ति थी, सिर्फ एक केस का नाम नहीं। बिल्कुल, और लगभग 80 साल बाद भी एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या हमें यही याद दिलाती है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। कुछ रहस्य बने रहते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद इसीलिए हम इन अनसुलझे रहस्यों की तरफ खिंचते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए कि जब सच हमेशा के लिए छिप जाता है तो उसकी जगह कहानियां कैसे ले लेती हैं और वो वक्त के साथ कैसे बदलती हैं? या फिर अनसुलझे रहस्यों के लिए हमारा ये आकर्षण, ये हमारे बारे में क्या कहता है? हमारी जिज्ञासा, हमारे डर, इनके बारे में। इस गहरी और यकीनन थोड़ी विचलित करने वाली पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको सोचने के लिए कुछ मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। अलविदा।